हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से लर्न ऑन इस चैनल में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री 7th क्लास का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि हमारे सीटेट में भी इस सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हम शुरुआत करते हैं। कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। दिल्ली के पहले शासक तोमर थे। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाह मान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। परास्त मीन्स उसे हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे शक्तिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। यह दिल्ली के शासक सबसे पहले है राजपूत वंश, जिसमें आप देख सकते हैं तोमर, जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 तक रहे। अनंगपाल, जो कि 1130 से 1145 तक। चौहान, जो कि 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। रामसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया, जिसे रजिया सुल्तान भी कहते हैं, 1236 से 1240 तक। गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक। फिर आता है खलजी वंश, जो दिल्ली के शासक रहे, वो है 1290 से 1320। जलालुद्दीन खलजी, जो कि 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। फिर आता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक। फिर आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक। खिज खान 1414 से 1421 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। फिर आता है बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 1489 तक। तो अब ये देख सकते हैं कि दिल्ली के सारे शासक थे, जो कि 1130 से लेके 1489 तक, 1130 से लेके 1489 तक यहाँ पे शासन किए। अब देखते हैं अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से सुल्तानों के बारे में सूचना मिलती है। और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, त्वारीख, बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। सबसे पहले होता है कागज़ को तैयार करना, फिर होता है लेखन कार्य, तीसरा है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, चौथा है जिल्द तैयार करना,
त्वारिक के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार मुदबिवर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से इकट्ठा किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। त्वारिक के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने के आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया।